Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Well, students, greetings from the platform of Edurise India, an integrated learning platform, which is, when we say integrated, it is blend of online and offline learning. Students, हम लोगों ने previous sessions में सोशल साइंसेज के कई क्वेश्चनर्स को किए हैं और एक नए पर्सपेक्टिव में नए तरीके से उसकी विवेचना करके उसके जवाब तक हम लोग पहुंचे हैं और वो हमारी कोशिश रही है कि आपके अंदर में वो एक ऐसा टैलेंट विकसित हो जाए, वो टैलेंट आप में डेवलप हो जाए जिससे कि आप किसी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकें और एनालिसिस करके आप आंसर तक पहुंच सकें। किसी क्वेश्चन का जवाब जस्ट याद करके दे देना एक बात है और उस क्वेश्चन को अपने पूरी समग्रता में, टोटलिटी में समझना, उसके आंसर्स तक पहुंचने के लिए जो एक सफर है उसके साथ, जो एक रूट है उस तक चलना और तब आंसर देना, वो एक दूसरी चीज है। तो आगे फिर हम क्वेश्चनर को देखते हैं, उसी तरीके को, उसी मेथड, उसी टेक्निक को अपनाएंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे और उसके जवाब तक पहुंचेंगे। वेल स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का क्वेश्चनर क्या है। देखिए एनटीएससी एस्पिरेंट्स, आप इस क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, ठीक से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बड़ी कहानी भी कहता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सही से समझा तो आपको सिविक्स की एक मजबूत समझ होगी। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के इसको एनालाइज करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन देयरआफ्टर। मतलब हियर बिलो। अब देखिए ये कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है, पहले ये समझना है। कम्युनिटी आप समझते हैं और पॉलिटिक्स आप समझते हैं। कम्युनिटी से कम्युनल बना है, यानी जो किसी खास कम्युनिटी से ओरिएंटेड हो, उसकी ओर झुकाव हो, उसकी बात करे, उसके बारे में सोचे, किसी खास कम्युनिटी के बारे में सोचे, किसी खास कम्युनिटी की बात करे, किसी खास कम्युनिटी के लिए योजनाएं बनाए, किसी खास कम्युनिटी को मद्देनजर रखते हुए ही सारी बात, अपनी सारे क्रियाकलाप को अंजाम दे, तो और राजनीति में अंजाम दे, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे कहेंगे कम्युनल पॉलिटिक्स। इस शब्द का आपने, वो कहते हैं ना, इस शब्द को एनालिसिस कर लिया। कम्युनिटी से, कम्युनल जो है कम्युनिटी से बना है, और पॉलिटिक्स का मतलब आप समझते हैं राजनीति, यानी जो एक खास विशेष संप्रदाय, एक विशेष वर्ग के लिए ही जो राजनीति है और उसके ही हित को सोच करके राजनीति है, वैसी राजनीति को हम कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। तो अब देखिए कौन चीज, विच कंसिडर द स्टेटमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। करेक्ट स्टेटमेंट समझना है। वन रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर दैट ऑफ अदर्स। जो कम्युनल पॉलिटिक्स करेगा वो तो दिमाग में रखेगा ना कि ये रिलीजन की इक्वलिटी नहीं मानेगा, सभी धर्मों की बराबरी नहीं मानेगा, रिलीजन का इक्वलिटी नहीं मानेगा। अगर इक्वलिटी मानेगा तो कम्युनल होगा ही नहीं, यानी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से सुपीरियर मानेगा। तो ये क्या है? ये सही है, हुआ ना। अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट लिव टुगेदर हैप्पीली एज इक्वल सिटीजन। ये भी उसकी सोच होगी कि अलग अलग रिलीजन के लोग हैप्पीली नहीं रह सकते हैं, यानी वो धर्म संभाव, सब धर्म के लोग एक साथ खुशीपूर्वक रह सकते हैं, इस पे भी उसका भरोसा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वो कम्युनल पॉलिटिक्स है। तो ये भी करेक्ट है बच्चों। तीसरा देखते हैं। फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन कंस्टिट्यूट वन कम्युनिटी। ये बिल्कुल सही है। एक खास धर्म के को मानने वाले, अपनाने वाले, उसके तौर तरीके से रहने वाले, जीने वाले लोग क्या होंगे? एक कम्युनिटी कहलाएंगे। तो ये तीसरा भी करेक्ट है। तो आपने पा लिया, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। अब देखिए हम लोग डी क्या कहता है ऑप्शन। स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर अदर्स। क्यों नहीं? जब कम्युनल पॉलिटिक्स होगा तो स्टेट पावर जो है, यानी राज्य की जो ताकत है,
स्टेट की जो ताकत है वो किसी एक को मजबूत करने में नहीं लगेगी। अगर कम्युनल पॉलिटिक्स होगा और कम्युनल पॉलिटिक्स के जरिए कोई पावर में होगा तो वो स्टेट की पावर को एक खास वर्ग को मजबूत करने में लगाएगा। तो ये क्या है, ये लगता है कैन नॉट बी यूज, नहीं, यानी ये गलत है। तो कौन कौन ठीक हुआ स्टूडेंट्स? पहला सही हुआ, ये बिल्कुल सही हुआ, जस्ट मैं पेन लेता हूं, ये सही हुआ। अब ये भी सही निकला और ये भी सही निकला, गलत क्या निकला? तो केवल डी। यानी अब हम ऑप्शंस में देखें, ए ऑप्शन क्या है? ए बी सी, यानी ए करेक्ट है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की जो आपने एनालिसिस की विवेचना किया, इसके जरिए अब आपको कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है, कम्युनल पॉलिटिक्स की क्या विशेषताएं हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स करने वाले किस नजर से चलते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो ये सारे स्टेटमेंट में आपके सामने क्लियर हो। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो है which party has been in power in West Bengal without a break for 30 years? 30 साल एक पार्टी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जिसकी राजधानी कोलकाता है, जिसे पहले कैलकाटा कहते थे, अब उसे कोलकाता कहते हैं, उस पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और उस वहां वेस्ट बंगाल में एक पार्टी 30 इयर्स तक पावर में रही थी, कोलिशन था। अब इसमें देखिए कौन कौन सी पार्टी है: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, नेशनल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस का भी शासन है बच्चों। ममता बनर्जी जो हैं अभी वहां की मुख्यमंत्री, वो किस पार्टी से आती हैं? तृणमूल कांग्रेस। तो वो सही नहीं है, यानी करेक्ट आंसर होगा बच्चों इसका बी, सीपीआईएम। सीपीएम जिसको कहते हैं, क्लॉक ऐसे बोलते हैं, सीपीआईएम, उसका शासन 30 इयर्स तक था। और आप जानते हैं कि ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे, बहुत लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे पश्चिम बंगाल के। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे, और जो ज्योति बसु थे वो बैरिस्टर थे, बहुत ही लर्नेड आदमी थे, और वो एक लंबे समय तक उन्होंने वेस्ट बंगाल में का मुख्यमंत्रित्व, चीफ मिनिस्टर से संभाला। यहां पर ज्योति बसु की बात चली है बच्चों, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एक समय ज्योति बसु को प्रधानमंत्री पद के लिए भी दलों ने उनके नाम का प्रस्ताव किया था, उनके बारे में सोचा था, लेकिन पार्टी के आइडियोलॉजी से, सीपीआईएम के सिद्धांतों से, आदर्शों से वो इतने बंधे थे, इतने वो समर्पित थे कि वो प्रधानमंत्रित्व का जो प्रस्ताव था उसको भी उन्होंने पार्टी के निर्देशों के मुताबिक उसको पूरी तरीके से नहीं स्वीकारा। लेकिन वो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे, और वेस्ट बंगाल में जिस पार्टी का शासन था 30 इयर्स तक, वो पार्टी थी सीपीआईएम। तो बच्चों करेक्ट आंसर हुआ सीपीआईएम। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ कोलिशन गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज जनरली फॉर्म्ड वेयर देयर इज कोलिशन। कोलिशन को समझिए, कोलिशन का मतलब क्या आता है? एक से ज्यादा लोग जब आपस में सहयोग करते हैं, किसी खास उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं, पर्पस के लिए, वो क्या हो गया? कोलिशन हो गया, इसे कोलिशन कहते हैं। अब अ कोलिशन गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज जनरली, कोलिशन गवर्नमेंट जब मान लीजिए किसी एक दल की का पूरा बहुमत नहीं आया, तो फिर क्या होगा? वो दूसरे दलों से सहयोग लेकर के गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो इस प्रकार का गवर्नमेंट जो होगा उसे क्या बोलेंगे? कोलिशन गवर्नमेंट बोलेंगे। तो क्वेश्चन है कि कोलिशन गवर्नमेंट कब फॉर्म किया जाता है? जनरली फॉर्म वेयर देयर इज, क्या है? वन पार्टी सिस्टम। नहीं, वन पार्टी सिस्टम होगा तो कोलिशन होगा। अभी आपने कोलिशन की व्याख्या और डिफिनेशन समझा। कोलिशन का मतलब ही है एक से ज्यादा लोग जब किसी खास उद्देश्य के लिए राजनीतिक कारणों से इकट्ठे होंगे तो क्या हो जाएगा? कोलिशन हो जाएगा। अभी हाल में ही महागठबंधन और क्या था? एनडीए। बिहार में नहीं, अभी एनडीए और महागठबंधन, दो कोलिशन था। नेक टू नेक की, अभी जो स्टेट असेंबली हुआ, इलेक्शन हुआ बिहार में, नेक टू नेक की रेस थी। लगता था
कि महागठबंधन आगे होगा या कि एनडीए आगे होगा, लेकिन अंतिम परिणाम एनडीए के पक्ष में आया। और एनडीए भी क्या है, एक कोलिशन है, यानी एक दल से ज्यादा का संगठन है। तो कोलिशन गवर्नमेंट कब बनता है? वन पार्टी सिस्टम रहेगा तो नहीं बनेगा, टू पार्टी सिस्टम तब भी नहीं, नो पार्टी सिस्टम। करेक्ट आंसर होगा बच्चों मल्टी पार्टी सिस्टम डोमिनेटेड बाय वन पार्टी, इसे कहते हैं कोलिशन। मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कई 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 पार्टी, मल्टी पार्टी, मल्टी का मतलब मल्टी, कई पार्टी, लेकिन उसमें क्या होगा, एक पार्टी का डोमिनेशन रहेगा, प्रभुत्व रहेगा, उसका नेतृत्व रहेगा, उसे कहते हैं कोलिशन। ठीक है, जैसे यूपीए था, यूपीए जो कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व किया गया, उसी तरीके से एनडीए जो अभी नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री उनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, तो ये कोलिशन है। स्टूडेंट्स, आपने कोलिशन का मतलब साफ साफ तरीके से समझा। इस क्वेश्चन की एनालिसिस से आपको ये बात क्लियर हो गई, कोलिशन का मतलब ही है एक से ज्यादा दल, और वो दल एक पर्पस के लिए इकट्ठे होंगे, शासन के लिए इकट्ठे होंगे, सत्ता में आने के लिए इकट्ठे होंगे, चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठे होंगे, ये हुआ कोलिशन। अब आगे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं। वेल बच्चों, अब आप आगे का क्वेश्चन देखिए, टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्डिक्ट ऑफ एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेटेड। देखिए बच्चों, इसमें एक बात है, आर्टिकल्स जैसे संविधान है, संविधान के कई आर्टिकल्स हैं, कई अनुच्छेद हैं, वो खास किसी खास विषय को डील करते हैं। ये जो अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं किसी खास विषय को डील करते हैं। तो आप याद रखें, जो एसआर बोमई, और ये करीब 1994 में ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 1994 के आसपास ये जजमेंट आया था, जिस केस का नाम है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें आर्टिकल 356 जो है, स्टूडेंट्स बात पर ध्यान दें, आर्टिकल 3 ये आर्टिकल 356, ये जो आर्टिकल 356 है, ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को डील करता है। और ये जो केस था एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 356 के जरिए प्रेसिडेंट रूल भी इंपोज होता है। जब जैसे प्रेसिडेंट संतुष्ट हो गया कि किसी राज्य का शासन सही तरीके से नहीं चल रहा है, जो बनाए हुए नियम है उसके मुताबिक नहीं चल रहा है, तो इसको इन्वोक करके वो राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। बाद में स्टूडेंट्स इसका दुरुपयोग के भी कई उदाहरण मिलते हैं, यानी जो पार्टी केंद्र में मजबूत है वो इस आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके विरोधी पार्टियों की सरकार को गिराने लगे। तो ये आर्टिकल 356 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में ये 1994 के आसपास इसका जजमेंट हुआ। इसको कहते हैं एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 356 से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं बच्चों। 5. Which of the following system of power sharing is called checks and balances? पावर शेयरिंग, इंडिया में भी पावर शेयरिंग है ना, एक तरफ जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये आप सभी जानते हैं। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तो ये क्या है? ये तीनों जो है जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों के बीच में पावर, सत्ता का संतुलन, यानी कोई ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाए। और डेमोक्रेसी है ना, कोई ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी को चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भी इंडिया में ऐसी कोशिश की गई है कि एक पावर का चेक एंड बैलेंस, पावर का संतुलन कायम हो। किसके बीच कायम हो? तो जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के बीच में। तो ये कैसे होता है? सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल आप समझते हैं ना, ऐसे हो,
हॉरिजॉन्टल, मतलब इक्वलिटी पर रखा गया। तो ये करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स इसका, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ये जो है इट इज दिस शेयरिंग इज कॉल्ड दिस शेयरिंग इज फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। मुझे विश्वास है आपने चेक बैलेंस का मतलब समझ लिया, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स को भी समझ लिया, यानी जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तीनों के बीच संतुलन। तो तीनों के बीच संतुलन कैसे होगा? ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स के लिए। स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। अब इसे देखें, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम? एक बहुत बड़ा सिस्टम है। गांधी जी ने सोचा था कि, और हमारे देश की परंपरा भी रही है कि पंचायत पारंपरिक रूप से एक हमेशा क्रियाशील रही है, वो ऑफिशियली हो या अनऑफिशियली हो, लेकिन एक ग्राम स्तर पे एक सक्रियता, आपस में मिल बैठ करके समस्याओं का निदान करना, आप वहाँ की योजनाएं बनाना, वहाँ के इश्यूज को, वहाँ के मुद्दों पर राय रखना, वहाँ के मुद्दों पर एक नीति बनाना, उस नीति को आगे, नीति के आलोक में सरकार से मांग करना, ये क्या था? ये एक प्रकार का ये सेल्फ गवर्नमेंट जैसा हुआ। तो ये जो पंचायती राज है, पंचायती राज का क्या है आप देखें, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिल्कुल है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, सत्ता केवल ऊपर में नहीं रहा, सत्ता विकेंद्रित, यानी डिसेंट्रलाइज होते हुए क्या आ जाएगा? गांव लेवल पर, पंचायत लेवल पर आएगा। तो इसे क्या कहेंगे? ये सही है ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सही हुआ पंचायती राज का, ये फीचर हुआ। अब दूसरा देखें, लोकल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट सिस्टम। बिल्कुल बच्चों, लोकल पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि गांव के ही लोग उम्मीदवार होंगे, वही पंच होंगे, वही वार्ड मेंबर होंगे, वो सरपंच होंगे, वो मुखिया होंगे, वो उप मुखिया होंगे ना। तो ये क्या हो गया? लोकल पार्टिसिपेशन हो गया ना। तो यानी वन भी सही था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हो गया, और दूसरा क्या हो गया बच्चों? लोकल पार्टिसिपेशन, यानी गांव का, पंचायत के लोग के द्वारा ही गवर्नमेंट सिस्टम में भागीदारी हो गई। तो यानी ये सही है और ये सही है। चले हम इसको देखते हैं, ये सही और ये सही। तीसरा देखते हैं ये सही है कि नहीं है, अनडेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सिस्टम। ये हो सकता है, जब पंचायती राज हो रहा है तो वो क्या है? प्रजातांत्रिक है ना, वहां चुनाव हो रहे हैं, चुन करके पंच आ रहे हैं, चुन करके मुखिया आ रहे हैं, चुन करके सरपंच आ रहे हैं, चुन करके वार्ड मेंबर आ रहे हैं, वार्ड सदस्य आ रहे हैं, चुन करके उप मुखिया आ रहे हैं, चुन करके उप सरपंच आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये तो अनडेमोक्रेटाइजेशन नहीं ना होगा, ये तो डेमोक्रेटाइजेशन होगा, यानी प्रजातांत्रिकरण हुआ। तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी का मतलब क्या होता है? एकात्मक, यूनिटरी, यूनिट से यूनिटरी बना है, तो ये भी गलत हो गया। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? 1 कहां पर है? 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2, यस। यानी करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स बी। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम? तो इसका हम लोगों ने अभी जो एनालिसिस किया, विवेचना की, उससे हम लोगों ने क्या समझा कि ये सही है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है और लोकल लोगों का सत्ता में भागीदारी भी होता है। तो इसलिए 1 और 2 सही है। तो बी में 1 और 2 दिया हुआ है। बाकी ये दो बातें नहीं होती है, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। अनडेमोक्रेटाइजेशन नहीं होता है और यूनिटरी भी नहीं होता है, यानी बी करेक्ट है। देखिए हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन में कि जितने भी ऑप्शंस दिए हैं, सब ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शन भी आपके कंसेप्ट को मजबूत करेगा। वो ऑप्शन सही नहीं होगा, लेकिन आपको सोशल साइंसेस की समझ बढ़ाने में मदद करेगा, जैसा इस विवेचना से आपके सामने जाहिर हो रहा है। अब देखें बच्चों आगे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? अब इसे देखते हैं हम लोग। हरियाणा, यूपी, पंजाब है बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स। बाइकैमरल पहले हम लोग समझ लेते हैं। बाइकैमरल को आप पहले समझ लीजिए। बाइकैमरल का मतलब होता है द्विसदन। यूनिकैमरल का मतलब, यूनि का मतलब एक, बाई का मतलब
2। आप शब्द की भी व्याख्या सही से करेंगे ना बच्चों। आप मोस्ट ऑफ यू आर लर्निंग इंग्लिश एंड मेनी ऑफ यू नो इंग्लिश वेरी वेल। तो आप जब कभी कुछ क्वेश्चन देखें तो उसका जो लिटरल मीनिंग है उसको भी समझने की कोशिश करें। मैं ट्रिक बताता हूं, एक बार लिटरल मीनिंग आप समझेंगे तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है, आप पर साफ साफ जाहिर होगा। तो जैसे मैंने बताया, बाई कैमरल का यूनिकैमरल होता तो एक सदन, बाई कैमरल मतलब दो सदन। दो सदन का मतलब राज्यों में क्या होता है, एक विधान सभा और एक क्या, विधान परिषद। लेकिन कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है बच्चों, केवल विधानसभा है। तो वहां क्या हो गया, यूनिकैमरल हो गया। और जहां दो सदन हो गए, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जैसे बिहार में है, तो वो क्या होगा, बाइकैमरल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा बी बच्चों। यूपी में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में बाइकैमरल, द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी वहां पर इन जगहों पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो करेक्ट आंसर बी। अब आगे देखते हैं। The following statements are about democracy in the contemporary world. Contemporary का मतलब सही से समझ, तत्कालीन, कंटेम्पररी वर्ल्ड में ट्रू है ये डेमोक्रेसी के बारे में। ये डेमोक्रेसी के बारे में नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट से कुछ स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। अब क्या क्या ट्रू है, डेमोक्रेसी एक्सपैंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी, बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी की अवधारणा जो है, पहले तो राजशाही थी, कई जगह अधिनायकवाद था। हालांकि बच्चों, जब डेमोक्रेसी की बात होती है तो आपको बहुत आनंद आएगा, आपको हैप्पीनेस होगा कि प्रजातंत्र की भूमि ये बिहार है। वैशाली में गणतंत्र था प्राचीन समय में, यानी इस तरीके का नहीं था, इस तरीके का प्रजातंत्र नहीं था, लेकिन प्रजातंत्र के बीच मौजूद हमारे प्राचीन व्यवस्था में भी रहे हैं। वैशाली उसका उदाहरण है। इसलिए अगर आप पटना, जो कि स्टेट का, बिहार स्टेट का कैपिटल है, गंगा को पार करने के बाद जब आप नॉर्थ साइड जाते हैं, वैशाली नामक एक स्थान है, वहां के शिलापट्टों पर साफ लिखा है कि यहां विश्व का पहला प्रजातंत्र होने की बात की जाती है। यानी प्रजातंत्र के बीज भारत में प्राचीन काल में वैशाली में मौजूद थे, वो भी बिहार की भूमि पर। तो बच्चों, ये देखना है कि डेमोक्रेसी, लेकिन लेटर ऑन ये डेमोक्रेसी दम तोड़ने लगी, डेमोक्रेसी फैल नहीं सका। लेकिन असली पूरी डेमोक्रेसी जो अभी हम जो वर्जन देखते हैं प्रजातंत्र का, इट एक्सपैंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में ये बहुत फैला। ये सही है बच्चों, ये लिखा हुआ। और आगे देखते हैं हम लोग, ये सही है। इसके अलावा देखें, डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये भी सही है। ऐसा नहीं कि फैल गया तो सब जगह समान रूप से फैल गया, नहीं फैला, कुछ जगह फैला, कुछ जगह नहीं फैला, यानी इवनली नहीं फैला। डिड नॉट स्प्रेड, तो ये भी सही बात है, ये भी सही निकला। डेमोक्रेसी के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट सही दिख रहा है। अब तीसरा देखते हैं, ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर डेमोक्रेसी। नहीं बच्चों, IMF के सभी मेंबर डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये गलत है। ऑल द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर डेमोक्रेसीज, नहीं, चाइना भी है। चाइना को आप पूरी तरीके से डेमोक्रेसीज कहें, डेमोक्रेसी का एक डिफरेंट वर्जन होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कौन सा सही हो रहा है बच्चों, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 सही हो रहा है। 1 और 2 सही हो रहा है। स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट डेमोक्रेसीज इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, हाँ ये सही होगा ना। ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ इंटरनेट, ये ऑल द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आर डेमोक्रेसीज, नहीं। ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर डेमोक्रेसीज, नो। ये तो 1 और 2 सही हो रहा है, यस करेक्ट, 1 सही होगा।
ए सही होगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। आपने समझा ना? ये विवेचना करके आप समझिए, कोई आंसर याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे बच्चों आपके कंसेप्ट साफ होते जाएंगे, आप विषय की गहराई में उतरते जाएंगे, उसके लिए आपको एक नजर डेवलप हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको याद नहीं है जवाब, तब भी आप सही जवाब देने में दक्ष हो जाएंगे। और यही टैलेंट है, और इसी टैलेंट की पहचान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है, जिसकी पहली पहचान नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में होनी है, और बाद में अदर दूसरे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होनी है। तो आपने अभी जो एनालिसिस किया, इसमें जाहिर हो गया कि 1 और 2 सही है। तो करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज अफेक्ट द वोटिंग बिहेवियर ऑफ वोटर्स इन इंडिया। यहां लोग वोट देने जाते हैं बच्चों, तो क्या उसके पीछे उनकी क्या सोच होती है, क्या नियत होती है, क्या दृष्टिकोण होता है, ये आपको भी पता है। अपनी जाति देखते हैं, अपना रीजन देखते हैं ना, अपनी जाति देखते हैं, रीजन देखते हैं, धर्म देखते हैं कि नहीं? संविधान को सोच के कोई जाते हैं? अब आप ये इसका जवाब ढूंढिए नहीं, आप सोचिए। लोग वोट देने जाता है, सोचता है कि मैं इस जाति का हूं, अमुक जाति का हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण को ढूंढूं, मैं राजपूत हूं, मैं राजपूत को ढूंढूं, मैं वणिक समुदाय से आता हूं, वणिक को ढूंढूं, मैं पासवान हूं, मैं पासवान को ढूंढूं। इस तरीके का मैंने जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको साफ से समझाने के लिए जातियों का नाम दिया है। जातियां, जाति विहीन समाज होना चाहिए और सभी लोग इक्वल हैं। लेकिन चूंकि यह क्वेश्चन ऐसा डिमांड कर रहा है कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने ये उदाहरण आपके सामने दिए हैं। यानी हम क्या सोचते हैं, कास्ट सोचते हैं, सही है। यानी मेरे वोटिंग बिहेवियर को ये अफेक्ट करता है जाति, बिल्कुल, क्योंकि हम अपना जात देखते हैं। धर्म देखते हैं, बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता तो जहां मुस्लिमों की आबादी, माइनॉरिटी मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा होती, वहां मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़े किए जाते, क्रिश्चियन उम्मीदवार खड़े किए जाते, बौद्ध उम्मीदवार खड़े किए जाते, जैन उम्मीदवार खड़े किए जाते, नहीं, वहां मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं पार्टियों के द्वारा। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उनको जाहिर है कि वोटिंग करते समय में वो रिलीजन भी देखता है। वोट इंडिया में जो वोटिंग का बिहेवियर है, वोटर का जो व्यवहार है, वो धर्म को भी देखता है। इसलिए उसी धर्म के लोग जो बहुसंख्यक हैं, उसके उम्मीदवार खड़े होते हैं। यानी ये भी सही है बच्चों। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई सोचता है? आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों को जानकारी है? कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा क्या है, उसके पीछे मूलभूत सिद्धांत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, उसका प्रियम्बल क्या है? बहुत कम लोग इससे सरोकार रखते हैं। लेकिन कंट्री के लिए वो दिन बहुत सुखद होगा। आप लोगों का वर्ग जो नए बच्चे बड़े हो रहे हैं, सुशिक्षित समाज के बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब वो वोट देते समय में कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखेंगे। लेकिन ऐसा अभी है नहीं वोटिंग बिहेवियर में, इसलिए ये रॉन्ग है। तो क्या क्या सही है? कास्ट सही है, रिलीजन सही है और रीजन सही है। तो अब हम लोग देखें क्या क्या सही आता है। तो करेक्ट कौन सा हुआ बच्चों? सी हुआ करेक्ट। 1, 2 और 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत ऐसा था कि इसके जरिए आपको समझ हो गई कि जब लोग वोटिंग करने जाता है तो क्या सोच होती है। जाति की सोच होती है, धर्म की सोच होती है, क्षेत्र की सोच होती है। इसी को कहते हैं क्षेत्रवाद। जब क्षेत्र के बारे में सोचेंगे तो क्षेत्रवाद, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? रीजनलिज्म। धर्म के बारे में सोचेंगे तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में देखा था कम्युनल पॉलिटिक्स, तो क्या हो गया? कम्युनलिज्म। रीजनलिज्म हो गया जब क्षेत्र के बारे में सोचे। जब धर्म के बारे में सोचे तो कम्युनलिज्म हो गया। और क्या? कास्ट के बारे में सोचे बच्चों तो कास्टिज्म हो गया। तो 3 इज्म हो गया, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म। लेकिन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी चीजों को रोकने, इन सब ये जो एनर्जी है तीनों में, इस सब को देश हित में लगाने की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इन सब के बीच में संतुलन पैदा करने की बात करता है।
इन सब के बीच में एकता कायम करने की बात करता है, लेकिन लोग वोट देने जाते हैं तो इस बात का ख्याल नहीं रखते। तो चलिए, ये क्वेश्चन ने आपको समझाया कि इंडिया का वोटिंग पैटर्न, वोटिंग बिहेवियर कैसा है। अब आगे देखते हैं। Here are some of the guiding values of the constitutions and their meaning. Match them correctly. अब देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप सही से समझिएगा। इस क्वेश्चन के जरिए आपको कई सवाल क्लियर हो जाएंगे और आपकी समझ भी गहरी हो जाएगी। अभी हम लोग देखते हैं। सोवरिन, सोवरिन का मतलब, इसको हिंदी में कहते हैं संप्रभु। हिंदी में इसके लिए जो शब्द है संप्रभु, स्वयं प्रभु, मतलब खुद ही हाकिम, स्वयं और प्रभु, उसको कह दिया संप्रभु। तो स्वयं मतलब कौन? अब देखिए बच्चों, इसका सही आंसर है होगा स्वयं प्रभु। किसको कहेंगे? पीपल हैव, ये और ये मिलाइए हम लोग। अभी समझ गए ना? सोवरिन का मतलब स्वयं प्रभु। स्वयं प्रभु यानी खुद अपना प्रभु। खुद अपना प्रभु मतलब खुद अपना ओनर, अपना मालिक, अपना डिसीजन खुद लेने का। तो देश जब सोवरिन है तो क्या हुआ? यानी लोगों को सुप्रीम राइट है डिसीजन लेने का, तभी देश क्या होगा? संप्रभु हुआ, सोवरिन हुआ। अब दूसरा देखते हैं, रिपब्लिक। रिपब्लिक गणतंत्र। पिछले सेशंस में मैंने साफ बताया था कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लेकिन गणतंत्र नहीं हुआ था। गणतंत्र बस होने वाला 26 जनवरी, ये जो अब मनाने वाले हैं आप। आज कौन सी जनवरी हुई है? आज 16 जनवरी है। बस 9 दिन के बाद जो आप दिवस मनाएंगे उसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। उस दिन 1950 में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। तो एक तो संप्रभु हो गया, आप समझ गए। दूसरा गणतंत्र आप समझ रहे हैं। गणतंत्र का मतलब है कि द स्टेट इज रूल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये सही होगा, हाँ, इसका सही होगा ये, ठीक है। यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन होगा, स्टेट का शासन चलेगा। अब तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है फ्रैटर्निटी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने शुरू से ही कहा है कि आप वर्ड्स को पहले सही से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्नल, ये वर्ड क्या है? भ्रातृत्व। इसको हिंदी में बोलते हैं भ्राता, है ना हिंदी में शब्द, और भ्राता से भ्रातृत्व, भ्रातृत्व हुआ है, यानी फ्रैटर्निटी। तो जब भ्राता और भ्रातृत्व की बात हुई तो ये कहां जुड़ता है जाकर के? यानी फ्रैटर्निटी का मतलब यहां आ जाता है बच्चों। पीपल शुड लिव लाइक, लाइक ऐसे होना चाहिए था, लिव लाइक, ये गलत लिखा गया, शुड लाइक लिव नहीं, ये ऐसे होगा और ये ऐसे जाएगा। पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, तब ना फ्रैटर्निटी हुआ। यानी ये इसका क्या है? फ्रैटर्निटी का मतलब क्या है? ये है। और सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब भी समझे। आजकल सेक्युलर की अवधारणा को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है, इस बात को सही से समझें। कम्युनल तो आपने समझ लिया था क्वेश्चन नंबर 1 में। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो किसी भी धर्म से जुड़ने की बात नहीं करते। सभी धर्मों के प्रति समान आदर, सभी धर्मों से समान दूरी, सभी धर्मों के प्रति समान रूप से सम्मान, या जो भी भाव है समान। तो ये क्या होगा? सेकुलर। तब हुआ धर्मनिरपेक्ष। अब इसका मतलब क्या निकल के आया कि सेकुलर तभी कोई स्टेट होगा जब सरकार किसी धर्म को फेवर नहीं करेगी। सारे धर्म बराबर जब रहेंगे, बराबर माने जाएंगे नीतियों में, सिद्धांतों में, अमल में, तब कहा जाएगा कि वो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। तो आपने देखा ना कि हर की व्याख्या हम लोगों ने किया। सोवरेन का मतलब किया, रिपब्लिक आप समझे, फ्रैटर्निटी आप समझे, और सेकुलर समझे। बच्चों ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में ये चारों शब्द आते हैं। भारतीय संविधान की प्रियम्बल में, प्रस्तावना में ये चारों शब्द आते हैं और चारों की व्याख्या दी हुई है। तो अब हम लोग देखें कौन सा सही हो रहा है। बैठाइए, ए का क्या करेक्ट आया था? ए का आया है 2, ठीक है। क्या हो रहा है करेक्ट? डी हो रहा है, वेरी राइट।
So the right answer is D. ये क्वेश्चन कितना आपने विवेचना किया, इसके जरिए आपने संविधान की प्रस्तावना को समझा, संविधान की जो मूल भावना है उसको समझा और सारे शब्दों की व्याख्या आपने समझी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आगे देखते हैं, which of these is not a good reason to say that Indian elections are democratic? कौन सा ऐसा है जो कि बताता है इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? नॉट अ गुड रीजन टू से, मतलब सही रीजन नहीं है इंडियन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बोलने का। हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट्स को, इस स्टेटमेंट की विवेचना करके तुरंत आंसर तक पहुंचेंगे। जैसे इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज वेरी पावरफुल, ये करेक्ट है, इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल है। देखिए इंडिया के इलेक्शन कमीशन के मोस्ट पावरफुल, काफी पावरफुल, बहुत ही सम्मानित चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे टी.एन. शेषन। उन्होंने, आप याद रखिएगा, ये एक शख्सियत का नाम जिन्होंने प्रजातंत्र की मजबूती के लिए एक बड़ा रोल प्ले किया और लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में ये एहसास कराया कि डेमोक्रेसी क्या है और इलेक्शन कमीशन की ताकत क्या है। तो करेक्ट आंसर होता है बच्चों, इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज राइट टू वोट, ये भी सही है। इन इंडिया द लूजिंग पार्टीज एक्सेप्ट द इलेक्टोरल डिफीट, ये भी बात सही है, यहाँ तो लोग हार को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, इस बात का इंडियन इलेक्शन के डेमोक्रेटिक होने से लेना देना ज्यादा है, यानी ये तो सही नहीं लग रहा। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, कहां है, इज नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, यानी ये जो है ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये बोल रहा है कौन सा गुड रीजन नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, राइट आंसर इसका लिखेंगे ए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चों आपको, क्योंकि ये तीन बातें सही हैं, ये बात जो है सटीक नहीं बैठती है, लेकिन यही पूछ रहा है कि ये कौन सी बात सटीक नहीं बैठती है, तो ये आंसर होगा ए। अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन का क्या काम नहीं है, इंप्लीमेंटिंग कोड ऑफ कंडक्ट, जब चुनाव होता है तो कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने का रहता है, तो ये सही है। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स नहीं काम है इलेक्शन कमीशन का, तो ये गलत है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, साफ सुथरा इलेक्शन कराना, ये सही है बच्चों। अपॉइंटिंग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये भी काम इलेक्शन कमीशन का है, तो ये भी सही है। तो अब इसका आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ, तो क्या हो गया, ये फंक्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी ये जो है ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, बाकी ये तीनों काम है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करना और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपॉइंट करना। वेल स्टूडेंट्स, आज का टाइम का लिमिटेशन था, हम लोग आगे के सेशन में और भी क्वेश्चन लेंगे और उसकी विवेचना करेंगे, समझेंगे। आई होप आप इसके जरिए सिविक्स की गहरी पकड़ आप में आएगी और आप एक रियल टैलेंट के तौर पे दिखेंगे और निकल के आएंगे। तो स्टे विथ अस फॉर अपकमिंग सेशन। थैंक यू। Hello everyone, I am Saurav and I am your chemistry faculty. Okay, in the last class we had studied about the functional groups and its IUPAC nomenclature. Okay, इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ रिएक्शंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं दैट कंटेन एल्केन, इसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और अगर अनसैचुरेटेड की बात की जाए, इट कंटेन्स एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन में जैसा मैंने आपको बताया था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा एंड एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है और इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच वन इज सैचुरेटेड कंपाउंड एंड विच वन इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो क्या करना है, आपको सिर्फ उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड कर देना है। ठीक है, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर आपने दोनों में Br2
ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड है एल्केन में और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसमें, एल्कीन एंड एल्काइन में। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है इट गोज फॉर एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। इसमें एडिशन रिएक्शन होता है, जबकि सैचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। मतलब जब आप ब्रोमीन वाटर इसमें ऐड करेंगे तो उसमें कोई भी कलर का चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा। जबकि अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है, इट गोज फॉर एडिशन रिएक्शन। जब आपने इसमें Br2 मिलाया तो ये क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाता है। और इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट विच वन इज सैचुरेटेड कंपाउंड एंड विच वन इज नॉट। अब देखिए जो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करता है, सपोज अगर मैंने लिख दिया, मुझे लिखना है इथीन, राइट। इथीन क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मींस इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C H H H एंड H। अब देखिए एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, अगर इसके साथ मुझे सपोज HBr रिएक्ट करवाना हो तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटता है और दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ इधर भी CH2 ग्रुप है, इधर भी CH2 ग्रुप है। तो ये बॉन्ड टूट के क्या होता है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ये अगर बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल बॉन्ड में, राइट। अब ये बॉन्ड टूटकर अगर इस पे जाता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और बैक वाले पोजीशन पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, ठीक है, और इस पे एक चार्ज आ गया, राइट। इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ HBr है तो इसको अपन अगर हम लोग आयनाइज करते हैं तो ये किसमें टूटता है, H प्लस प्लस Br माइनस, राइट। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि कैटायन एनायन के पास जाता है, एनायन कैटायन के पास जाता है। तो ये जो प्लस है ये किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव वाले पोर्शन पे। ये जो यहाँ का एनायन है ये इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ ऐसा होगा, जैसे C सिंगल बॉन्ड C, इस पोजीशन पे CH2 जो था यहाँ पर अब एक और हाइड्रोजन आ गया तो ये हो गया CH3, राइट। और यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे, एक यहाँ पर आके ब्रोमीन अटैच हो जाएगा इस पॉजिटिव वाले पार्ट पे। तो आप इसको यहाँ वहां कहीं भी ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फाइनल कंपाउंड हो गया, राइट, इफ इथीन रिएक्ट्स विद HBr। तो ऐसे क्या होता है कि इसलिए दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर सपोज मान लो यहाँ पर दोनों CH2 ग्रुप था, अगर मैं यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लेता हूँ, बेसिकली हायर क्लास में पढ़ना है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब आप ऐसा समझ लो अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, राइट। अगर इसी को अगर मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज अगर ऐसा है C डबल बॉन्ड C CH, यहां मैंने लगा दिया Cl और यहां पर मैंने लगा दिया H2, राइट। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसके साथ आपको क्या करना है, HBr को रिएक्ट कराना। तो अब जो है प्रोडक्ट वो क्या होगा, अब ये जो डबल बॉन्ड है अगेन ये एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है इस बार टूट के अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। मींस क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट के किस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा। दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग, बात याद रखना। तो ये कोरस्पॉन्डिंगली कुछ ऐसा हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C, ये बॉन्ड जिस पर टूट के आया उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक इस पे हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन पहले से मौजूद है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, राइट। और इस पे कौन सा, जब ये बॉन्ड टूटकर इस पे आएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने अगेन आपको बोला H प्लस और Br माइनस में ये स्प्लिट होगा। तो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव के पास अटैक करेगा और ये वाला जो है Br माइनस जो है ये आएगा इस पोजीशन पे, राइट। ओके, तो ये जो फाइनल जो है आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। दिस इज H, ये प्लस है, यहाँ पर क्या अटैक कर रहा है, Br, तो यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा, राइट। एंड दिस इज C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा H। आपको ये ध्यान देना है कि कार्बन का 4 हैंड फुलफिल हो रहा है या नहीं, राइट। तो ये कंपाउंड हो गया। अगर इसमें जरा सी भी मिस्टेक कर दी, ये सपोज इधर चला गया बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो आपका पूरा जो है सिनेरियो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। अगर मान लो यहाँ पर मैं एल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है,
अगर एल्काइल ग्रुप मैंने लगा दिया तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, ठीक है, उसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, C डबल बॉन्ड C, दिस इज CH2, दिस इज C एंड दिस इज CH3, राइट, क्लियर है। अब इसके साथ अगेन HBr ले लो, KBr ले लो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, यहां मान लो मैंने ले दिया KBr, राइट। तो ये एडिशन रिएक्शन इस बार कैसा होगा, ये एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। मींस क्या है, ये वाला बॉन्ड जो है ये टूट इस पे नहीं जाएगा, ये किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, बताइए समझ में। तो इस पे जाएगा, इस पे अगेन नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इससे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये टूटेगा K प्लस Br माइनस में और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। मींस ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH2, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव, राइट, K प्लस और Br माइनस, K प्लस जो है ये Br माइनस अटैक करेगा कहां पर, यहाँ पर, ये K प्लस रिएक्ट करेगा यहाँ पर, तो जो फाइनल जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये कुछ हो जाएगा CH3C। इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक Br आ जाएगा, राइट, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर एक Br आ गया, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ पर पोटेशियम आ जाएगा, राइट। तो इस तरह ये एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कार्बन्स कंपाउंड का जो भी मेन टॉपिक था मैंने आपको डील कर दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं उठा रहा हूँ वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उसको पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, राइट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और NTSE पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज पीरियोडिक टेबल। देखिए पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें तो इस पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको वो सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप मेरे वीडियोस को थॉरोली देखते हैं, राइट। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो आपको पता है टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। दिस इज नॉन मेटल एंड दिस इज मेटलॉइड। ये तीन कैटेगरी में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, और इस तीनों को प्लेस किया गया है किसमें, पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स, इन दोनों में क्लासिफाई किया गया है। अब देखिए बात की जाए तो 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। पीरियड्स किसको बोलते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, राइट, जस्ट लाइक दिस वन। और अगर ग्रुप्स जो होते हैं ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, राइट, these are vertical columns like this one, ठीक है। अब देखिए पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें तो पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। these are S block, then S block contains group 1 to 2, group 1 and group 2 elements are collectively called S block elements, this is S block elements। S block element के बाद आता है D block elements। D block elements ये कहां से, ये ग्रुप 3 to group 12 elements are known as D block element, और एक्सट्रीम राइट में प्लेस किया गया जाता है P block elements को, राइट। P block elements होते हैं ग्रुप 13 to group 18, ठीक है। अब देखिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा, डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। मेंडलीफ के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसमें एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली अरेंज नहीं किया गया था, बेसिकली वो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स से उसको एक पोजीशन प्लेस कर दिया गया था, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को उठाकर नीचे प्लेस कर दिया गया जिसको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बोला गया। और एफ ब्लॉक कंटेन्स 2 periods, the first one is lanthanides and the second one is actinides, ठीक है। दोनों में 14 एलिमेंट्स होते हैं, both contains 14 elements, right, having atomic number 58 to 71 and 90 to 103, this is the atomic number that lanthanides and actinides corresponds to, right। अब ये F block elements है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से ही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, these are also known as inner transition elements, ठीक है। तो अब बात आती है कि S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा, S एंड
p block elements are collectively called normal or representative elements except noble gas, क्योंकि मेंडलीफ ने जब अपना पीरियोडिक टेबल प्रपोज कर लिया था, एट दैट टाइम नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। उसकी डिस्कवरी के बाद उसने क्या किया, वे इसका ये मेंडलीफ का एडवांटेज भी था, उसने क्या किया था, नोबल गैसेस को एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द मेन फ्रेम ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट। तो S and P block elements are collectively called normal और representative elements। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप याद रखिएगा, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एक्सेप्ट इसमें नोबल गैस को कंसीडर नहीं किया जाता है, नोबल गैस। और नोबल गैस कौन सा होता है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, राइट। तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसकी हिस्ट्री में। अगर हिस्ट्री की बात की जाए, आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। अगर किसी को प्रॉब्लम है, मतलब नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टाइम लिमिटेशन है इसलिए मुझे फास्ट पढ़ाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अगर हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था, डॉवर्नियर लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट, डॉवर्नियर लॉ ऑफ ट्रॉयड्स, ठीक है। डॉवर्नियर लॉ ऑफ ट्रॉयड्स के बाद आया टेल्यूरिक स्क्रू, और इसको हेलिक्स भी बोलते हैं, टेल्यूरिक स्क्रू और हेलिक्स। The third one is Newland law of octaves, Newland law of octaves. Fourth one is Lothar-Meyer arrangement, Lothar-Meyer arrangement. Fifth one is Mendeleev periodic law, Mendeleev's periodic law, and the sixth one is Moseley's periodic law, Moseley's periodic law, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, राइट। ये जो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें जो शुरू के 5 थे, दिस वेर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। ये आते गए, वायलेट करते गए, इसमें कुछ कमियां थी, और फिर फाइनली जो है, जो आया, जो अभी पीरियोडिक टेबल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोसलेस पीरियोडिक लॉ, राइट। एंड दिस इज द बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एक बात मैं और एक बता दूं आपको, सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल एवर मेड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूंगा कि ये जो टेल्यूरिक स्क्रू है, ये सबसे पहला सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल था। इसमें एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर, राइट। तो ये क्या हुआ, ये आया और वायलेट कर दिया, राइट। दिस वाज मेड बाय अ केमिस्ट नोन एज डी चैन कॉटेस। ये सबसे पहला फर्स्ट सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल था। दिस वाज द फर्स्ट सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल, राइट। इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट वाज टेल्यूरिक स्क्रू और हेलिक्स, इसमें एलिमेंट्स को प्लेस किया गया था, ठीक है। इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट वाज वायलेटेड, राइट। अगर हम लोग बात करेंगे, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, डॉवर्नियर लॉ ऑफ राइट्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या था, अब देखिए मैं बारी बारी से एक बार सबको बता दे रहा हूं, ठीक है। सबसे आते हैं पहले डॉवर्नियर लॉ ऑफ राइट्स में, राइट। जे डॉवर्नियर ने तीन एलिमेंट्स के सेट बनाए थे। इसमें द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज द एवरेज ऑफ फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट और अरिथमेटिक मीन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, राइट। लिथियम का एटॉमिक नंबर वेट हो गया 7, पोटेशियम 39, तो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज लूंगा तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का, दैट इज 7 + 39/2,
2 and that is 23, right? इसी तरह उसने क्या कहते हैं ट्रायड्स बनाए थे, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, ठीक है। तो इसमें जो एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट था वाज द, बताओ क्या था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, राइट, वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट्स इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए दिस लॉ वाज वायलेटेड। इसके बाद कौन सा लॉ आया, दैट वाज टेल्यूरिक स्क्रू। जैसा मैंने आपको बताया, इट वाज द फर्स्ट एवर मेड सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल व्हिच वाज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, वो आया और वैलिडेट कर गया। उसके बाद आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात करें, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, इट वाज वैलिड ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, वैलिड ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स and only up to calcium atomic number 20, and the elements are based on the concept of 8th note of music scale, that is sa re ga ma pa dha ni and then again sa, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट और उससे एवरी 8th एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी उसको एक ग्रुप में प्लेस कर दिया गया, राइट। लेकिन सारे एलिमेंट्स वैसे ही थे, राइट, ये ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे थे, हेंस इट वाज आल्सो वायलेटेड। हालांकि ये सबसे पहला मेन कॉन्सेप्ट था पीरियोडिक टेबल बनने का, ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं लोथर मेयर कॉन्सेप्ट, इसको लोथर मेयर अरेंजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले लोथर मेयर एक केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एटम्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे वर्क किया। उसके बाद उन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाया, एटॉमिक वेट एट एब्सिसा और एटॉमिक वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाया उन्होंने। ये भी क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाइए, जस्ट लाइक ये ऐसा एक ग्राफ था। इसके बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज दैट एक्वायर सेम पोजीशन ऑन द ग्राफ, मतलब जैसे अपन बात करें अगर एल्कली मेटल्स की, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो दैट एक्वायर द टॉप पोजीशन ऑन द ग्राफ, RbCs, ठीक है। अब इस ग्राफ में जब आप नीचे बढ़ोगे, इस ग्राफ में जब आप नीचे आओगे, like this one, this position, this is the descending position of the graph. These places were acquired by alkaline earth metals, right? Alkaline earth metals कौन कौन से हैं, that is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, right? और जब इस ग्राफ में आप ऊपर बढ़ोगे, the ascending position, this one, this one, this one or this one, these positions were acquired by halogens, that is fluorine, chlorine, bromine and iodine, and the d block elements were placed on the bottom position of the graph, that is ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट करना संभव नहीं था, हालांकि इट वाज नॉट वायलेटेड। अब मेंडलीफ ने इस लोथर मेयर अरेंजमेंट को अपना बेस बनाया एंड ही टोल्ड दैट लोथर मेयर वाज राइट एंड ही एक्सटेंडेड हिज कॉन्सेप्ट विथ लोथर मेयर व्हिच वाज नोन एज मेंडलीफ लोथर मेयर अरेंजमेंट, और फर्दर वही जाकर मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ बना, राइट। उन्होंने क्या बोला, इसी के बेसिस पे कि द एलिमेंट्स are based on the concept of increasing atomic weight. The physical and chemical properties of element are the periodic function of their atomic weight, और उसके बेसिस पे लोथर मेयर को आधार बनाकर मेंडलीफ ने अपना क्या किया, एक पीरियोडिक टेबल बनाया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं मेंडलीफ की बात करते हैं, दिस वाज द फिफ्थ
Mendeleev's periodic law. Physical and chemical properties of elements, right, are the periodic function of atomic weight, right. इसके बेसिस में उसने क्या किया, अपना एक पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया। अब मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसने बनाया 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स उसने बनाए थे, याद रखिए। अब अगर हम लोग बात करें डिस्क्रिप्शन अबाउट पीरियड्स, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसके पीरियड्स की बात करते हैं तो उसमें कहां से 7 पीरियड्स बनाया था जैसे मैंने आपको बताया, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या था, जो फर्स्ट पीरियड था उसने रखे सिर्फ 2 एलिमेंट्स, राइट, और उसका नाम रखा शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड contains 8 elements each. This was known as shorter period, right. Fourth and fifth, it contains 18 elements. This was known as longer period. Sixth period was the longest period क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 32 एलिमेंट्स थे, ठीक है। इन द 7th पीरियड उसने सिर्फ कुछ एलिमेंट्स रखे, he placed like 28 elements and he left blank spaces for the elements which were not discovered at that time. That's why that period was known as incomplete period, right. तो इसमें उसने कुछ 27 एलिमेंट्स रखे थे and left blank space for the elements, या फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, राइट, एंड दैट्स व्हाई दैट पीरियड वाज नोन एज इनकम्प्लीट पीरियड। तो ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और यहीं से आप बोल सकते हैं मैजिक नंबर का भी कॉन्सेप्ट आया, 2 8 8 18 18 32, इसलिए याद रखिएगा ये भी एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैजिक नंबर, that corresponds to 2 8 8 18 18 32. It is said to be magic नंबर, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं ग्रुप्स की, ग्रुप्स को उसने 2 सब ग्रुप में बांटा था, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। उसने टोटल, जैसे मैंने आपको बताया, टोटल 8 ग्रुप्स थे, तो 7 ग्रुप्स को उसने सब ग्रुप में बांटा था और 8 ग्रुप को उसने 3 सब ग्रुप में बांटा, उसको क्लासिफाई नहीं किया था, बट 7 जो सब ग्रुप्स थे उसको डिवाइड किया उसने 2 सब ग्रुप में। सब ग्रुप ए वाज नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था सबसे पहले। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैस, राइट, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एंड सब ग्रुप बी वाज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, इसमें डी ट्रांजिशन होता है, वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है। अभी आप ये याद रखिए तब तक कि सब ग्रुप बी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मींस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से डी ब्लॉक, एंड सब ग्रुप ए को बोलते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। अगर समझ में आ रहा है तो हैंड रेज कीजिए, सबको समझ में आ रहा है, हैंड रेज कीजिए। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को एनी डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिए और पूछिए। कितने बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, राइट। एडवांटेज क्या था, सबसे पहले मेंडलीव ने क्या किया, फर्स्ट एवर ही प्लेस्ड एलिमेंट्स इन टैबुलर फॉर्म। उसने एलिमेंट्स को सबसे पहले टैबुलर फॉर्म में अरेंज किया, मींस इन पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स। तो सबसे पहला क्या था, उसने क्या किया कि टैबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया, राइट। दूसरा उसने क्या किया, उसने
नोबल गैस की जैसे डिस्कवरी हुई उस समय मेंडलीफ अपने पीरियोडिक टेबल प्रपोज कर चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, नोबल गैस को एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द मेन फ्रेम ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट। ही प्लेस्ड, मैं एक बार बता दूं कि जब मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल प्रपोज वो कर रहे थे उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसके बाद नोबल गैस की डिस्कवरी हुई थी, इसलिए डिस्कवरी के बाद उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई किया और एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस को प्लेस कर दिया गया, ठीक है। ही प्लेस्ड नोबल गैस टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट। तीसरा क्या था, इसने क्या किया था, 3 न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी, याद रखिएगा, 3 न्यू एलिमेंट्स, 3 न्यू एलिमेंट्स were discovered, 3 new elements were discovered by adding prefix ekka, prefix ekka, ठीक है। तो वो 3 न्यू एलिमेंट कौन कौन से थे, ठीक है। सबसे पहला क्या था, अगर मैं बोलूं बोरॉन फैमिली की बात करते हैं तो बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है गैलियम, तो गैलियम के जस्ट ऊपर क्या है, एल्यूमिनियम। तो इसका नाम उस समय जब नहीं इसका नाम ओरिजिनेट हुआ था तो इसका नाम उसने क्या रख दिया, एल्यूमिनियम के आगे एक्का लग दिया, तो इसने क्या हो गया, ये दिस इज एक्का एल्यूमिनियम, राइट। फिर कार्बन फैमिली की अगर हम लोग बात करते हैं, ये सब याद करने का ट्रिक है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा बोरॉन फैमिली को बैगन, आलू, गाजर इन थाली, राइट। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। जैसे इस कार्बन फैमिली कहे, शिवजी, सुनो, पार्वती, ठीक है। तो जर्मेनियम का उसने नाम, जर्मेनियम के ऊपर क्या है, एक्का सिलिकन, मींस जर्मेनियम वाज नेम्ड एज एक्का सिलिकन। और एक और एलिमेंट था दैट इज स्कैंडियम, और इसका उसने नाम रखा था एक्का बोरॉन। तो ये 3 एलिमेंट थे जो आपको पूछे जा सकते हैं, इसको आप याद रखेंगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट एडवांटेज, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, ठीक है। उसने बेरिलियम के एटॉमिक मास को रेक्टिफाई किया था और उसके पोजीशन को भी चेंज किया था, राइट। मींस देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए बेरिलियम, एट फर्स्ट बेरिलियम वाज, जो बेरिलियम को एटॉमिक वैलेंसी अप्रूव की गई थी, जैसा आप लोगों ने, पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, ये एक टर्म है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट जो होता है, ये होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं, ये याद रखिएगा, ये यूनिटलेस होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। जैसे अगर मान लो कार्बन का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12 और उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4, मींस इक्विवेलेंट वेट कार्बन का कितना हो गया 3। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का होता है 14 और वैलेंसी नाइट्रोजन की होती है 3, तो ये क्या हो जाएगा 14/3, इट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ चुका है जो मैं आपको देता हूं, आपको बताना है, ठीक है, ओनली 30 सेकेंड्स में आपको बताना है, अप टू एटॉमिक नंबर 20, up to z equals to 20, name all the elements, name all the elements whose atomic number, that is z, and equivalent weight and equivalent weight are same। चलिए बताइए, this is the question, up to atomic number 20, name all the elements whose atomic number and equivalent weights are same। आपको atomic number 20 तक वो सारे elements बताने हैं
इसके जिसका एटॉमिक नंबर जो है उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, राइट। चलिए जल्दी बताइए, ओनली 30 सेकेंड्स। एनीवन? इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे आप और इसका आंसर बताएंगे जल्दी। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको एटॉमिक वेट और वैलेंसी पता होगा अप टू एटॉमिक नंबर 20। एनीवन? प्रत्युष? कितनों से ये नहीं बनेगा? हैंड रेस कीजिए, बताइए ईमानदारी से, कितनों से ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। ट्राई कीजिए, फॉर्मूला आपके सामने है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। इससे आपको बताना है which are the elements whose atomic number becomes equal to its equivalent weight। किसने हाइड्रोजन, पोटेशियम, लिथियम। सत्यम सिन्हा, आपका हाइड्रोजन तो सही है बट पोटेशियम और लिथियम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पोटेशियम की अगर बात करें तो पोटेशियम का आपको पता है एटॉमिक वेट होता है 39 और पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2881, तो ये हो गया 39। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 19 और इक्विवेलेंट वेट आया 39, तो ये कैसे बराबर हो गया? हाँ, हाइड्रोजन होगा क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक वेट भी 1 होता है और वैलेंसी भी 1 होती है, तो 1 इसका इक्विवेलेंट वेट भी आया और 1 इसका एटॉमिक नंबर भी होता है। और अगर बात करें लिथियम की तो लिथियम भी रॉन्ग है क्योंकि लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7 और लिथियम की बात करते हैं एटॉमिक नंबर 3 दैट इज 1, इसकी वैलेंसी हो गई 1, तो ये भी आपका आंसर जो है रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। बात आई समझ में? एनीवन? प्रत्युष बना? हाइड्रोजन वेरी गुड, ऑक्सीजन वेरी गुड, मैग्नीशियम एकदम सही, कैल्शियम वेरी गुड, एक सल्फर छूट गया बीच में, सल्फर भी होगा। देखिए वेरी गुड प्रत्युष। देखिए हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन मैंने आपको बता दिया। दूसरा ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, राइट। अगर इसकी वैलेंसी की बात करें तो ये भी कितना होता है 8। अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसकी एटॉमिक वेट की बात करें दैट इज 24 और इसका वैलेंसी कितना होता है 2, राइट। तो 24/2 दैट बिकम्स 12। अगर हम लोग बात करें सल्फर की तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, सल्फर की वैलेंसी जो होती है दैट इज 2 दैट इज 16। और आते हैं कैल्शियम पे, कैल्शियम की एटॉमिक वेट होती है 40 एंड वैलेंसी इज 2 देन इट बिकम्स 20। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो हैंड रेस कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर इस क्वेश्चन में किसी को भी प्रॉब्लम है, एनीवन हैज डाउट? ठीक है, सबको समझ में आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड्स। एक बार अपनी हाथ ऊपर कीजिए सभी लोग, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो। राइट, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी मैं आपको बता रहा था करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम। वहां पर मैंने आपको बताया कि बेरिलियम वाज प्लेस्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। एट फर्स्ट अर्लियर द वैलेंसी जो है, देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इट बिकम्स इक्वल्स टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, राइट। तो यहां से अगर अपन एटॉमिक वेट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी होगा ना। तो इक्विवेलेंट वेट जो था बेरिलियम का दैट वाज अपॉइंटेड एज 4.5 एंड इट्स वैलेंसी वाज अपॉइंटेड एज 3, तो ये कितना हो जाएगा 13.5, ये 13.5। बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी मेंडलीफ
फाउंड दैट दिस पोजीशन वाज इररिलेटिव ऑफ बेरिलियम, और उसने क्या किया, इसकी वैलेंसी को 3 की जगह 2 अपॉइंट कर दिया। तो जब 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 9, और उसने बेरिलियम को उठाकर बिफोर बोरॉन रख दिया। दिस वाज द करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, राइट। तो दिस वाज द एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग आज बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो अगर हम लोग बात करें लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन में सबसे पहले क्या था कि उसने पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को प्लेस तो किया पीरियड्स एंड ग्रुप्स में, बट नो सेपरेट पोजीशन वाज अलॉटेड फॉर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, ठीक है। दूसरे उसने क्या किया, उसने अपने जैसे आइसोटोप्स आपको पता होगा, अगर आइसोटोप्स की हम लोग बात करते हैं तो he placed the isotopes of element in the periodic table। तो आइसोटोप क्या होता है, इसका मदर एटम सेम होता है और इसके डिफरेंट स्पेसीज होते हैं हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मींस अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ये होता है 1h1, 1h2 और 1h3। देखिए यहाँ पर मैं आइसो से रिलेटेड भी सारा टर्म आपको बता देता हूँ, इसमें बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। मदर एटम क्या है, हाइड्रोजन, मींस इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ये भी क्वेश्चन आता है कि आइसोटोप जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी, राइट, और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, याद रखिएगा। These are the properties of isotopes। अब ये देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, isotopes are said to be the species having, these are of element of same kind of element having same atomic number that is Z, atomic number is same, right, and mass number that is A is different, याद रखिएगा, राइट। यहाँ हाइड्रोजन की बात करें, दिस इज नोन एज प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्रिटियम, राइट। अगर हार्ड वाटर की बात करते हैं दैट इज D2O, तो इसका मास नंबर कितना हो गया 2। अब क्वेश्चन ये आया था, नेम दैट आइसोटोप हैविंग नो न्यूट्रॉन्स, तो कौन सा आइसोटोप है इसका न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा कि प्रोटियम इज आइसोटोप हैविंग नो न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन अपन कैसे निकालते हैं, मास नंबर को आपने एटॉमिक नंबर से माइनस कर दिया, दैट इज 1 - 1, that becomes equals to 0। तो ये जो प्रोटियम है ये ऐसा आइसोटोप है that has no neutron, इस बात को आपको ध्यान रखना है, राइट। तो हाइड्रोजन के भी होते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का भी आइसोटोप होता है 16, 17, 18। अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं 12, 13, 14, राइट। इसी तरह बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं हैविंग मदर एटम सेम होता है बट डिफरेंट स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दीज आर सेड टू बी आइसोटोप्स। अब देखिए यहाँ पर मैं जितने भी आइसो से रिलेटेड टर्म है उसको भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग लिमिटेशंस में चलेंगे। अगर हम लोग बात करें आइसोबार्स की, तो आइसोबार जस्ट उल्टा होता है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स का होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो अंडरस्टूड है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। दूसरा कंडीशन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स का होगा, है ना, मींस सेट होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का, और उसके मास नंबर इस बार जो ए है, ए इज सेम, मास नंबर सेम होगा बट Z is different, right, mass number is same is and atomic number is different। जैसे अगर मैं बात करूं argon and calcium, both has mass number 40 and atomic number 18 and this is 20। देखिए these are said to be a set of isobars, क्योंकि इसमें जो इसका मास नंबर है दोनों में सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। जैसे मैंने बोला A stands for mass number not atomic number and Z is atomic number, देखिए दोनों का डिफरेंट है। these are isobars। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म की अगर हम लोग बात करते हैं that is isotones, right। isotones क्या होता है, एनीवन कोई बताएंगे, what are said to be isotones, having, these are the different species having same number of न्यूट्रॉन्स, जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। डाउट, अब देखिए
आइसोटोन्स का क्या क्या सेट होगा बताइए? हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे? जल्दी बताइए। विच आर द सेट ऑफ एलिमेंट्स हुज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम? अगर मैं बोलूं Na एंड Mg, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज A माइनस Z, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर बात करें सोडियम की, दिस इज 1123। अगर बात करें मैग्नीशियम की, इट्स 1224। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो यहाँ भी 12 है, और इसमें भी अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 12 है। मींस दीज आर सेड टू बी a set of isotones having same number of neutrons, right? अगर हम लोग बात करें फास्फोरस एंड सल्फर की, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास नंबर इज 32। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, मास नंबर इज 31। अगर हम लोग देखेंगे इन दोनों में तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो निकल कर आएगा दैट इज 16। बोथ contains 16 number of neutrons, hence these are said to be a set of isotones, right? तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा डिफरेंट एलिमेंट्स के, आपको वहां पर ऑप्शंस आ सकता है कि दिस सेट आर नोन एज आइदर आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोडाइफर्स और आइसोईस्टर्स, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये सब आपको मैं बता रहा हूँ, इस पे आना क्वेश्चन कंफर्म होता है, राइट? एक टर्म आता है आइसोईस्टर्स, राइट? आइसो, अगर किसी भी वर्ड में अगर आइसो वर्ड लगा हुआ है, इट मींस देयर मस्ट बी कुछ भी ऐसा समथिंग होगा जो कि सेम होगा, कुछ ना कुछ तो सेम होगा ही होगा। तो आइसोईस्टर्स आर दोस कंपाउंड्स हैविंग सेम एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी इज द number of atoms having in one molecule, right? Having same atomicity and same number of electrons, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोईस्टर्स, जिसकी एटॉमिसिटी भी सेम होगी और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैंने बोल दिया CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2, दैट इज डायटोमिक। अब हम लोग देखेंगे इसकी भी एटॉमिसिटी कितनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज 2, 1 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। और नाइट्रोजन की भी अगर हम लोग बात करें तो इसकी भी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2, राइट? अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर अपन बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का कितना होगा? 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है? 6। और अगर अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, इसमें ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8, मींस दैट इज 14। And moving to nitrogen, as you know that nitrogen contains 7 electrons, means N2 contains 14 electrons, means these are the set of isoisters in which atomicity as well as number of electrons are same. अगर मैंने लिख दिया CO2 and N2O, right? यहाँ पर देखिए दोनों की एटॉमिसिटी कितनी है? 3 atoms are present in N2O and CO2, and what are the number of electrons? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 to 16 मींस टोटल नंबर ऑफ 22 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट? अगर बात करें N2O की तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 to 14 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हुआ 8, मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 22। देखिए दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है एज वेल एज एटॉमिसिटी भी सेम है, मींस दीस आर सेड टू बी अ सेट ऑफ आइसोईस्टर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इफ आपको अगर अब सारा आपको कंटेंट जो भी मैं दे रहा हूं समझ में आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हैंड रेज करके डाउट पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड्स, ऑल ऑफ यू। सबको समझ में आ रहा है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये सब आइसो से रिलेटेड टर्म्स हैं जिस पे क्वेश्चंस आपको अक्सर पूछे जाते हैं। These are said to be a set of atoms or cations or anions having same number of electrons, having same number of electrons, right? अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कब होगी? जब कोई एटम हो, अगर मैं जैसा आप लोग जानते हैं कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसमें वो स्टेबल तब तक नहीं है जब तक उसके आउटर मोस्ट शेल में डुप्लेट या ऑक्टेट नहीं है। तो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए आयन में चेंज होता है।
मींस दैट फॉर्म्स कैटायंस और एनायन। और कभी भी अगर एटम आयन में चेंज होता है कैटायन और एनायन में, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते या घटते हैं, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज उसको बोलते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने लिख दिया नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, Na, Mg, Al, एल्यूमिनियम, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, राइट। अब देखिए इन सभी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बोलते हैं 2,5, दिस इज 2,6, 2,7, 2,8, 2,8,1, 2,8,2 एंड 2,8,3। अब स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए नाइट्रोजन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ वैलेंसी क्या होता है, इट इज जस्ट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज आइदर गेन, लॉस्ट और शेयर्ड। वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, जो आप नेगेटिव समझते हो वो एक्चुअल चार्ज होता है, और उसको हम लोग एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है टू बिकम स्टेबल, वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या बनेगा, N3 माइनस बनेगा, एनायन बन जाता है, ठीक है। तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये O2 माइनस बना देगा, ऑक्साइड आयन, ये नाइट्राइड आयन है, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मींस ये फ्लोराइड आयन F माइनस बनाता है, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। नियॉन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, तो इसके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। अब Na है, इसके आउटर मोशन में 1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये जब लूज कर देगा ये क्या बना देगा, कैटायन बनाएगा। और आपको पता होगा मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। Na+ अगर ये बना दिया तो इसके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10। Mg की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, देन इट बिकम्स Mg2+। अब इसके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। एल्यूमिनियम ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो फाइनली ये क्या बना देगा, Al3+, और इसके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। अब आप देखिए ये जो हमारा सेट निकल कर आया, दिस इज द सेट ऑफ एटम, न्यूट्रल एटम एज वेल एज एनायन एंड कैटायन, मींस N3-, O2-, F-, नियॉन, उसके बाद Na+, Mg2+ and Al3+, these all have same number of electrons. That's why these species are said to be isoelectronic species. नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ आइसोलेटेड टर्म्स बताऊंगा, मैं आपको पीरियोडिसिटी डील करूंगा एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है। इस पे बेस्ड मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने आज कराया उस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। टिल देन बाय बाय, गुड डे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हम लोग ये कर रहे थे और हम लोग पहुंच चुके थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आगे। इसके अंदर यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे रहें तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल अपॉन 1 m/s 4 एक जैसा है, 4 फैक्टोरियल I चारों एलाइक है, 4 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दिए, ये 2 p और एलाइक है, 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। से शुरू होने वाले और s पर खत्म होने वाले, T से शुरू होने वाले S पर खत्म होने वाले, बीच में कितने हैं, 3 6 9 और एक 10, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 10 प्लेस पर 10 ऑब्जेक्ट्स को भरना है, तो कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल। देखिए इसमें कुछ एलाइक भी है क्या, हाँ 2 T एक जैसा है, तो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आंसर। सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करना पड़ेगा पहले। तो अगर अपने पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करने में लग गया, तो बाकी अरेंजमेंट कितने ऑब्जेक्ट्स का हो रहा है बच्चों,
अरेंजमेंट हो रहा है n-1 ऑब्जेक्ट्स का। कितने तरीके से हो जाएगा n-1 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट? n-1 फैक्टोरियल तरीके से, n-1 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अभी देखिए इन केस ऑफ गार्लैंड और नेकलेस क्या होता है कि आधे अरेंजमेंट एक जैसे होते हैं, आधे अरेंजमेंट एक जैसे होते हैं, दूसरे एक जैसे होते हैं। आधे अरेंजमेंट क्लॉकवाइज होते हैं और उसी का आधा अरेंजमेंट एंड उसी का एंटी क्लॉकवाइज बाकी आधा अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एग्जांपल भी दिया था मैंने, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी है, तो अगर मैं इसे इस तरीके से कर दूं ए बी सी डी, तो बस कुछ नहीं किया मैंने, ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ पर ऐसा ऑर्डर था, यहाँ पर ऐसा ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें गार्लैंड और नेकलेस की केस में, गार्लैंड और नेकलेस की केस में थोड़ा विजुअलाइज करने की बस जरूरत है आपको। ये दोनों अरेंजमेंट जो है सेम ही है गार्लैंड और नेकलेस की केस में। आप अभी ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये वाला गार्लैंड ये वाला गार्लैंड डिफरेंट है। ठीक है, दोनों गार्लैंड सेम है, लेकिन इन केस व्हेन 4 लोग जा रहे हैं राउंड टेबल पर बैठ रहे हैं, तो वहां पर ये केस, यहाँ पर ये दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो उस केस में हम लोग इसको 1 काउंट करेंगे, इसको 2 काउंट करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ नेकलेस एंड गार्लैंड इसको 1 काउंट करेंगे और ये भी यही चीज है। तो क्या हो जाता है, आधे अरेंजमेंट्स ही मिलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन में। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में अपने को n-1 फैक्टोरियल मिलता है बच्चों, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गार्लैंड और नेकलेस की केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। वेल, कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस पर आते हैं बच्चों। कॉम्बिनेशन बेसिकली अपने को क्या बताता है? कॉम्बिनेशन अपने को बताता है सिलेक्शन, सेलेक्ट करना, चीजों को सेलेक्ट करना। ठीक है, अभी सिलेक्शन का इस्तेमाल क्या है उसको तो हम लोग सबसे पहले वही बात को समझेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिख रखा है यहाँ पर, इफ देयर आर n persons in a room and they shake hand with each others only once then total number of shake hands। क्या कहा जा रहा है कि एक रूम में कुछ लोग हैं, n लोग हैं, ठीक है, n लोग हैं और सब लोग एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ठीक है, अभी एक हैंडशेक कब कहलाएगा, एक हैंडशेक कब कहलाएगा? एक हैंडशेक तभी कहलाएगा बच्चों जब 2 लोग आएंगे, जब 2 लोग आएंगे तब जाकर के एक हैंडशेक होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेकर के बताता हूं मैं। n की जगह पर मान लेते हैं 30 लोग हैं। ठीक है, 30 लोग हैं, 30 लोग एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। ऑलराइट, सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो वहां पर अगर अपने को निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितना हुआ, तो उसके लिए मैं एक दूसरे तरीके से निकाल सकता हूं। क्या? मैं ये निकाल लूं कि मैं कितने तरीकों से 30 में से 2 लोगों का सिलेक्शन कर सकता हूं, 2 लोगों का सिलेक्शन कर सकता हूं। 30 में से 2 लोगों का सिलेक्शन मैं जितने तरीके से कर सकता हूं। ठीक है, इस बात को समझेंगे और छोटा एग्जांपल लेकर के। जैसे मान लीजिए राम है, श्याम है, घनश्याम है। ठीक है, अभी देखिए ये 3 लोग हैं, 3 लोग हैंडशेक कैसे करेंगे? राम श्याम से हैंडशेक करेगा, ठीक है, राम घनश्याम से हैंडशेक करेगा, फिर श्याम घनश्याम से हैंडशेक करेगा। अभी घनश्याम श्याम से हैंडशेक करेगा तो दूसरा हैंडशेक नहीं होगा ना, वो तो ऑलरेडी हो चुका। ठीक है, वो ऑलरेडी हो चुका बच्चों। ठीक है, राम घनश्याम से हैंडशेक कर लिया तो घनश्याम ने भी राम से हैंडशेक कर लिया। ठीक है, तो क्या है कि बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, अगर मैं राम और श्याम से हैंडशेक कर, राम और श्याम को हैंडशेक कह रहा हूं कि कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 लोगों में से मैंने 2 लोगों को चुना। ठीक है, और उसके बाद फिर वो लोग हैंडशेक कर रहे हैं, वहां से एक हैंडशेक मिला। ठीक है बच्चों, ये 2 डिफरेंट लोगों को हमने सेलेक्ट किया, ये 2 डिफरेंट लोगों को हमने सेलेक्ट किया, ये 2 डिफरेंट लोगों को हमने सेलेक्ट किया। फिर से और कोई तरीका है क्या 2 डिफरेंट लोगों को सेलेक्ट करने का? नहीं, और कोई तरीका नहीं है। राम श्याम भी हो गया, राम घनश्याम भी हो गया, श्याम घनश्याम भी हो गया, तो और कोई बचा नहीं। ठीक है, तो क्या है कि 3 में से 2 लोगों को मैं जितने तरीके से चुन सकता हूं उतने ही टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज in which 2 people can be selected, 2 people can be selected। 2 लोगों को जितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं उतने ही तरीकों से मैं कह सकता हूं कि उतने ही टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हुए।
ऑलराइट, दिस इज क्लियर। अभी देखिए ऐसे ही जगहों पर अपने को कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करना है। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, जहां पर सिलेक्शन करने की कोई सा केस मिल सकता है, जैसे यहाँ पर हैंडशेक का केस था, उसी तरीके से कुछ भी और केस मिल सकता है जहां पर आपको सोचना होगा क्या कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन करने से काम बनेगा, तो वहां पर आपको कॉम्बिनेशन लगा देना है। ठीक है, इसके बारे में, इसका वैल्यू क्या आ रहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उसके पहले बेसिक सिंबल्स के बारे में हम लोग समझते हैं। बेसिक सिंबल्स, कॉम्बिनेशन का बेसिक सिंबल क्या है बच्चों? अगर देखिए मेरे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से मैं 2 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना चाहता हूं, तो मैं कुल कितने तरीके से कर सकता हूं? तो NC2। NC2 is a symbol. NC2 is a symbol which is used to represent number of ways in which we can select 2 objects out of n given objects. सिंबल है बच्चों, NC2 क्या है? एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? नंबर ऑफ वेज को। नंबर ऑफ वेज, किस चीज का नंबर ऑफ वेज? टू सेलेक्ट 2 आउट ऑफ n। NC3 एक सिंबल है बच्चों, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? NC3 नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट 3 आउट ऑफ n। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अपने पास सिंबल है NCR। NCR क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट R आउट ऑफ n। ठीक है, यहाँ पर R क्या है बच्चों? ये एक होल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है। n क्या है? ये भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है बच्चों, n और R दोनों क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अभी इसका वैल्यू इतना होता है, ये प्रूफ करके निकाला गया है। ठीक है, अभी हम लोग प्रूफ वाले पार्ट पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा NCR के साथ और खेलते हैं। ठीक है, NCR के साथ थोड़ा हम लोग और खेलेंगे बच्चों। ठीक है, ये NCR का फॉर्मूला है। इस NCR के फॉर्मूले में अगर हम लोग R की जगह पर 2 रख दें तो फिर क्या होगा? R की जगह पर 2 रख दें तो आ जाएगा अपने पास NC2 का वैल्यू। NC2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अभी n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल अपॉन n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया? n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2। तो NC2 का ये वैल्यू हो गया। ठीक है, मतलब 2 लोगों को सेलेक्ट करना है आउट ऑफ n, तो उसके लिए क्या? n इंटू उससे एक कम डिवाइडेड बाई 2। क्या मतलब हो रहा है? बात को समझिएगा, n और n-1 दोनों कंसेक्यूटिव है, लगातार है, दोनों में से एक इवन नंबर होगा ही होगा, पक्की बात। ये 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, दोनों में से कोई एक। मतलब 10C2 का वैल्यू कितना बच्चों? 10 गुना 9/2, 45। ठीक है, 30 लोग हैं एक कमरे में, एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, कितना हैंडशेक हो गया? 30C2, 30 गुना 29/2, कितना हो गया बच्चों? जितना आ जाए। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। ऑलराइट, कॉपी हो गया। कुछ और वैल्यूज को देखते हैं हम लोग। NC1 का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया बच्चों? n इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। कितना आ गया? ये n के बराबर आ गया। समझिएगा बात को, ये तो हम लोगों ने एनालिटिकली डिराइव कर लिया। ठीक है, एनालिटिकली डिराइव कर लिया हम लोगों ने। अभी इसको हम लोग समझते हैं। अभी देखो, अपने पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने? n। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने? n है बच्चों। n में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मान लो आप एक गए टॉय शॉप पर, ठीक है, एक खिलौने की दुकान पर गए आप, और वहां पर आपने 100 खिलौने देखा, 100 खिलौनों को देखा, 100 टॉयज देखा आपने। ठीक है, इसमें से कोई एक लेना है आपको, तो आप कितने तरीकों से ले सकते हो? या तो पहला ले लिया, या फिर दूसरा सेलेक्ट कर लिया, या फिर तीसरा सेलेक्ट कर लिया, या फिर चौथा सेलेक्ट कर लिया, या फिर पांचवा सेलेक्ट कर लिया, या फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। कितने डिफरेंट तरीकों से आप 100 में से एक टॉय का सिलेक्शन कर सकते हैं? 100 तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? 100C1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, यहीं पर अगर n टॉय है तो n में से एक का सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं? n तरीके से। NC1 इज इक्वल टू n। ऑलराइट, जहां कहीं भी आपको मिल जाए 2C1 तो 2,
3C1 तो 3, 4C1 तो 4। ठीक है बच्चों, ऑल राइट। अभी इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, NC0। इसको अगर हम लोग सोल्व करें, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बच्चों 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है बच्चों। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, NC0 का वैल्यू कितना आ गया? 1 के बराबर आ गया। NC0 मतलब क्या हुआ? मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से 0 का सिलेक्शन करना है। ठीक है, 0 का सिलेक्शन करना है। मैं गया टॉय शॉप पर, वहां पर 100 टॉयज थे, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया। ठीक है, मैंने 0 का सिलेक्शन किया, तो मैं ऐसा कितने तरीके से कर सकता हूँ? एक तरीके से सबको छोड़ दिया। ठीक है, एक तरीके से कर सकता हूँ। तो NC0 का वैल्यू कितना बच्चों? 1। ठीक है, क्लास में 25 लोग हैं, उसमें से मैंने किसी को सेलेक्ट नहीं किया, तो मैंने कितने तरीके से ऐसा किया? एक तरीके से। ठीक है बच्चों, एक और वैल्यू NCN, ये भी 1 आ जाएगी। NCN 100 खिलौने हैं, मुझे 100 के 100 पसंद आ गए, मैंने 100 को चुन लिया। कितने तरीके से? एक। 100C100 is 1, NCN is 1. All right, we will be seeing few more results on combination, but that is it for today. Thank you very much. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.